डियर स्टूडेंट, JPIC डिजिटल स्टडी में आपका स्वागत है। आज आपका 10th SST में जो टॉपिक है, फ्रांस में अर्थव्यवस्था के लिए उदारवादी राष्ट्रवाद। फ्रांस में अर्थव्यवस्था के लिए उदारवादी राष्ट्रवाद। हम लोग इस विषय वस्तु को बहुत सरल तरीके से सीखेंगे और समझेंगे कि किस तरह से उदारवादी राष्ट्रवाद क्या है और अर्थव्यवस्था के संदर्भ में क्यों आवश्यक है। तो इस संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। सबसे पहले फ्रांस के संदर्भ में देखेंगे कि उदारवाद, पहली बात उदारवाद होता क्या है, इसको समझेंगे। उदारवाद, लिबरलिज्म, उदारवाद वह विचारधारा है, यानी एक विचारधारा है जिसके अंतर्गत मनुष्य को विवेकशील प्राणी मानते हुए सामाजिक संस्थाओं के मनुष्य की सूझबूझ और सामूहिक प्रयास का परिणाम समझा जाता है। तो इस तरह से उदारवाद एक विचारधारा है और जिसके अंतर्गत क्या दिया गया है कि मनुष्य को विवेकशील प्राणी मानते हुए, मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है और सामाजिक संस्थाओं के मनुष्य की सूझबूझ और सामूहिक प्रयास का परिणाम समझा जाता है। तो इस तरह उदारवाद का ये तात्पर्य है। जॉन लॉक ने उदारवाद का जनक माना जाता है। जॉन लॉक को उदारवाद का जनक माना जाता है। उदारवाद के संदर्भ में अलग अलग स्थानों पे जैसा जो प्रसंग है उसका अलग अलग अर्थ आता है। अगर जनतंत्र में या लोकतंत्र में उदारवाद है तो वहाँ पे अर्थ डिफरेंट होगा। अगर अर्थशास्त्र में, अर्थव्यवस्था में, व्यापार में उदारवाद है तो वहाँ पे अर्थ डिफरेंट होगा। कहने का तात्पर्य है कि उदारवाद एक ऐसा शब्द है, अगर जनतंत्र है तो वहाँ पे, लोकतंत्र है तो वहाँ पे उदारवाद का तात्पर्य है कि प्रत्येक नागरिक में समानता की व्यवस्था होगी, प्रत्येक नागरिक के लिए स्वतंत्रता की व्यवस्था होगी, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। तो इस तरह से वहाँ पे नागरिकों से रिलेटेड है कि वहाँ स्वतंत्रता, नागरिकों के लिए स्वतंत्रता होगी, नागरिकों के लिए समानता होगी, सभी धर्मों को आदर की दृष्टि से देखा जाएगा, सभी लोगों को अपने विकास करने के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे, किसी भी प्रकार की निरंकुशता, तानाशाही या सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार का अतिरिक्त अनावश्यक नियंत्रण नहीं होगा। तो ऐसी व्यवस्था राजनीतिक रूप में वहाँ राजनीतिक उदारवाद कहलाएगा। अब आर्थिक उदारवाद चूँकि देखेंगे हम लोग, यहाँ पे फ्रांस की अर्थव्यवस्था के लिए आर्थिक रूप से उदारवाद से क्या तात्पर्य है, यहाँ पे उदारवाद राष्ट्रवाद क्या है। तो आर्थिक रूप में क्या है कि व्यापार में स्वतंत्रता आर्थिक उदारवाद है। व्यापार में स्वतंत्रता क्या कहलाएगा, आर्थिक उदारवाद कहलाएगा। तो इस तरह से व्यापार में स्वतंत्रता को आर्थिक उदारवाद का नाम दिया गया। उदारवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए समर्थन का राजनीतिक दर्शन है। उदारवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता के समर्थन का क्या है, राजनीतिक दर्शन है। तो आर्थिक क्षेत्र में स्वतंत्र व्यापार से है। आर्थिक क्षेत्र में क्या है, स्वतंत्र व्यापार है। जैसे भारत में 1991 के पहले विदेशी कंपनियां, विदेशी उद्योग भारत में नहीं लगा सकते थे। यहाँ पे 1991 के बाद उदारवाद की स्थिति बनी, औद्योगिक उदारवाद का एक प्रकार दौर चला। तो विदेशी कंपनियों को स्वतंत्रताएं प्रदान की गई, चाहे ज़मीन के आवंटन को लेके हो, चाहे बिजली की व्यवस्था से रिलेटेड हो, या फिर उन्हें कर से संबंधित छूट प्रदान करना हो। यानी उन्हें विविध स्वतंत्रताएं प्रदान की गई, जिसके कारण विदेशों से बड़ी मात्रा में भारत में क्या लगाने आ गए, उद्योग लगाने आ गए उद्योगपति। तो ऐसे फ्रांस के संदर्भ में देखेंगे कि फ्रांस में अर्थव्यवस्था के लिए उदारवादी राष्ट्रवाद क्यों मतलब सहायक हुआ या कैसे सहायक हुआ। तो फ्रांस में अर्थव्यवस्था के लिए उदारवादी जो राष्ट्रवाद है, जब उदारवाद राष्ट्रवाद होता है, कट्टर नहीं होता, तो उसमें कुछ स्वतंत्रताएं दी जाती हैं व्यापारियों को व्यापार करने के लिए। जैसे पहले फ्रांस में कई स्टेप में कर लगाए जाते थे, सीमा शुल्क कई तरह के थे, लेकिन अगर पूरे देश में अगर एक ही सीमा शुल्क, एक ही जगह पे सीमा शुल्क देना पड़े, अलग अलग राज्यों में अलग अलग सीमा शुल्क न देना पड़े, तो व्यापारियों को काफ़ी लाभ होगा, व्यापार करने में आसानी हो जाएगी। तो इसी जो आर्थिक छूट दी जाती है, आर्थिक व्यापार में जो स्वतंत्रताएं दी जाती हैं, इसी को आर्थिक उदारवाद कहते हैं। बहुत सरल तरीके से सीखें कि यानी व्यापार में जो विभिन्न प्रकार की सहूलियत दी जाती है व्यापारियों के लिए, जो स्वतंत्रताएं दी जाती है,
ऐसी स्थिति को क्या नाम दिया जाता है? आर्थिक उदारवाद। तो यहाँ पे क्या स्थिति थी? 19वीं शताब्दी में आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद क्या स्थिति थी? बाजारों की मुक्ति, वस्तुओं तक पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रणों को समाप्त करने के पक्ष में था। तो यानी कि राज्यों द्वारा जो जगह जगह पे जो नियंत्रण स्थापित था, जैसे मान लीजिए एक देश है और उसमें अलग अलग राज्य हैं, जहाँ जहाँ पे व्यापारी बार बार जाए हर जगह उसे क्या देना पड़े? सीमा शुल्क देना पड़े हर राज्य से दूसरे राज्य में जाने पे। तो ऐसी स्थिति में उसे कई बार सीमा शुल्क देना पड़ेगा। लेकिन अगर पूरे देश में एक ही जगह पे केवल देना पड़े, कहीं पे भी आप व्यापार कर दो एक ही बार देना पड़े, तो ऐसे में व्यापारी के लिए सहूलियत होगी, व्यापारी को लाभ मिलेगा, व्यापारी को बार बार जो है सीमा शुल्क से मुक्ति मिल जाएगी। इसी को बोलते हैं आर्थिक उदारवाद, यानी व्यापार करने में जो स्वतंत्रताएं दी जाती हैं, जो सहूलियत प्रदान किया जाता है, उसी को आर्थिक उदारवाद कहा जाता है। तो फ्रांस में भी देखेंगे कि फ्रांस में 19वीं शताब्दी में आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद की स्थिति बनी। बाजारों की मुक्ति और वस्तुओं तक पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रणों को समाप्त करने की स्थिति बनी। तो यानी जो राज्य द्वारा जो अतिरिक्त नियंत्रण लगाया गया था उसे समाप्त किया गया। ऐसी स्थिति में आर्थिक उदारवाद का दौर चला। नेपोलियन ने 39 राज्यों 39 राज्यों को मिलाकर के जर्मन महासंघ बनाया। यानी नेपोलियन के प्रशासनिक व्यवस्था के कारण, प्रशासनिक कार्यों के कारण कह सकते हैं 39 राज्यों का मिलाकर के क्या बनाया गया था? जर्मन महासंघ बनाया गया था। और इस तरह से जर्मन महासंघ के कारण जो है आगे चल के जो बैरियर पे जो बार बार जो है सीमा शुल्क लगाया जाता था उससे मुक्ति मिली। 11 बैरियर उस टाइम में थे और 5% सीमा शुल्क लगाया जाता था। तो 11 बार जो है सीमा शुल्क देना पड़ता था। एक प्रकार की समस्या थी जो उससे व्यापारियों को इन समस्याओं से जूझना पड़ता था। 1834 ईस्वी में डेट एक है, 1834 ईस्वी में प्रशा के पहल पर, प्रशा भी कल इसके पहले की वीडियो में गया था जब जर्मनी का एकीकरण हुआ तो प्रशा मानचित्र में देखे हैं, उसमें मानचित्र में देखेंगे प्रशा बीच में है। एक जर्मनी के एकीकरण के समय क्या था? वो एक प्रदेश था। तो प्रशा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण हुआ था, वही प्रशा यहाँ पे आया है चर्चा में। 1834 में प्रशा के पहल पर शुल्क संघ, डियर स्टूडेंट ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है, शुल्क संघ कब बनाया गया था? वीडियो में आप एक एक बिंदु को बहुत ध्यान से देखें कि जैसे 1834 में शुल्क संघ बनाया गया था। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है और विकल्पी क्वेश्चन भी आता है कि शुल्क संघ कब बना था। तो यहाँ पे आपको नोट करेंगे 1834 में प्रशा के पहल पर, किसके पहल पर? प्रशा के पहल पर शुल्क संघ बना था। और इसी को शुल्क संघ को ही जाल्वे राइन, कई बार एग्जाम में आ चुका है कि जाल्वे राइन क्या है? शुल्क संघ है। किसके नेतृत्व में बना था? प्रशा के नेतृत्व में बना था। कब बना था? 1834 में स्थापित किया गया। तो यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि शुल्क संघ या जाल्वे राइन, एग्जाम में कई बार आया है, बार बार इंडिकेट कर रहे हैं कि महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि शुल्क संघ कब बना था या जाल्वे राइन कब बना था, किसके पहल पे बना था। तो आपका महत्वपूर्ण बिंदु 1834 प्रशा के नेतृत्व में शुल्क संघ या जाल्वे राइन की स्थापना की गई थी। अब इसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल थे। इस शुल्क संघ या जाल्वे राइन में कितने किसके राज्य अधिकतर शामिल थे? जर्मन राज्य शामिल थे। इसमें क्या दिया गया? शुल्क संघ जो बनाया गया था राज्यों का, 39 राज्यों का समूह का, जो बार बार टैक्स दिया जाता था उससे मुक्ति मिली आगे चल के, क्योंकि हर स्टेप में 5% टैक्स देना नुकसानदेह है। और जब ये शुल्क संघ बन जाने के कारण पूरे एक ही शुल्क लगाया जाए, सभी राज्यों में आपस में समझौता हो गया और एक ही बार शुल्क लगेगा, तो ऐसी स्थिति में व्यापारियों को क्या मिला? आर्थिक लाभ मिला। जगह जगह पे बार बार उन्हें शुल्क जो देना पड़ता था 11 बार, वो उससे मुक्ति मिल गई। 5% शुल्क अतिरिक्त देना पड़ता था, इससे उन्हें छुटकारा मिला। जर्मनी राज्य में मुद्राओं की संख्या 2 कर दी गई। पहले जो है इसकी संख्या 30 थी, 30, अब जो है 2 कर दिया गया, तो इससे भी जो है लाभ मिला। तो इस तरह से फ्रांस में अर्थव्यवस्था के लिए उदारवादी राष्ट्रवाद बहुत ही सहयोग रहा।
उदारवादी व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसके कारण उस देश का विविध रूपों में विकास होता है। जैसा कि इसके पहले भी हमने बताया है, राजनीतिक उदारवाद क्या है या आर्थिक उदारवाद क्या है। राजनीतिक उदारवाद आपको बताए कि किस तरह से लोकतांत्रिक देश में अगर राजनीतिक उदारवाद है तो वहाँ के लोगों को नागरिकता प्रदान की जाएगी बहुत तरीके से, वहाँ के लोगों को समानता की स्थिति बनेगी, सबके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा बल्कि समानता का व्यवहार किया जाएगा, सभी लोगों को स्वतंत्रताएँ प्रदान की जाएंगी, सभी लोगों को रोजगार के समान अवसर उपलब्ध होंगे, किसी वर्ग विशेष, किसी जाति विशेष, किसी धर्म विशेष को विशेष प्रश्रय नहीं दिया जाएगा, सभी को समान रूप से देखा जाएगा, सभी को समान रूप से अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। तो जो वहाँ पे राजनीतिक कह सकते हैं उदारवाद है, वहाँ के लोगों को ये प्रकार से एक ऐसा माहौल देता है, एक ऐसी व्यवस्था देती है जिसमें सभी वर्गों को एक साथ रह करके उस देश में अपने विकास करने, अपने देश को आगे ले जाने के समान अवसर भी मिलते हैं। और ऐसा देश जो है बहुत अच्छा माना जाता है क्योंकि वहाँ पे राजनीतिक उदारवाद है। भारत भी एक राजनीतिक उदारवाद वाला देश है, यहाँ पे सभी नागरिकों के समान अवसर प्रदान किया गया है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया है। तो ऐसे आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद से तात्पर्य क्या है? आर्थिक स्वतंत्रताएं प्रदान करना। जैसे पहले 1991 के पहले आर्थिक उदारवाद औद्योगिक उदारवाद नहीं था, विदेशी कंपनियां भारत में फैक्ट्रियां नहीं लगा सकती थी, लेकिन 1991 के बाद उदारीकरण का दौर चला, उदारवाद औद्योगिक उदारवाद लाया गया जिससे विदेशी पूंजी आसानी से भारत में निवेश कर सकें, भारत में आराम से उद्योग लगा सकें। उन्हें व्यापारिक छूट प्रदान की गई कि आपको जो बहुत सारी जो समस्याएं हैं, दिक्कतें हैं, टैक्स से संबंधित है, ज़मीन आवंटन से संबंधित है, कर से संबंधित है, उनमें उन्हें छूट प्रदान की गई, जिससे उनको लाभ हुआ और वे आकर्षित हुए। तो यहाँ पे भी वही आर्थिक उदारवाद है कि किस तरह से आर्थिक उदारवाद के कारण वहाँ का व्यापार को बढ़ावा मिला, वाणिज्य को बढ़ावा मिला, आर्थिक लाभ हुआ। जो बार बार हर राज्यों में जगह जगह पे सीमा शुल्क देना पड़ता था, उससे अवरोध को समाप्त किया गया, उन समस्याओं को दूर किया गया। तो बहुत सरल बिंदु आपने अध्ययन किया कि फ्रांस की अर्थव्यवस्था के लिए उदारवाद राष्ट्रवाद क्या है। एक ऐसा उदारवाद राष्ट्रवाद जिसके कारण वहाँ पे लोगों को आर्थिक लाभ हुआ, व्यापारियों को व्यापार करने में सहायता मिली, बाज़ारों में जो जगह जगह पे शुल्क संघ बने थे, जो सीमा शुल्क लिए जाते थे, उस व्यवस्था को समाप्त किया गया, पूंजी को बढ़ावा दिया गया और देश का आर्थिक विकास हुआ। तो इस तरह से आर्थिक उदारवाद के कारण फ्रांस प्रगति की ओर अग्रसर हुआ और देश के नागरिकों का आर्थिक लाभ हुआ। तो अपने इस वीडियो में इस विषय वस्तु को यहीं समाप्त करते हैं, फिर से अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।